हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 लेक्चर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। द इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सेल। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया जाता है जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वो क्या करता है, एक सेल को फॉर्म कर देता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसको कॉट किया गया होता है किसके साथ, लेयर ऑफ प्लेटिनम ब्लैक के साथ। इसमें एक की रिएक्शन हाइड्रोजन की देखी जाती है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो बनता है हाफ H2 गैसेस फेज में। यहाँ आप देख सकते हो, वैसे इसको हम पिछली क्लास में भी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इस तरह की अरेंजमेंट होती है इसमें इलेक्ट्रोड। उसमें देख सकते हो आप, एक वायर है जिसके साथ नीचे प्लेटिनम फोइल अटैच और इसको इंसर्ट किया गया है डाइल्यूट H2SO4 में, और ऊपर एक नोजल रखा है जहाँ से आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पर इसके अंदर भेजा जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको स्टडी किया जाता है। द इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन। यहाँ इलेक्ट्रोड को कहाँ इमर्स किया गया, एसिडिक सोल्यूशन में। एंड द प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट, जिसकी वजह से बबलिंग हो रही है प्योर हाइड्रोजन गैस की। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म एंड द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज सस्टेन्ड एट यूनिटी। जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की, उसको यहाँ मेंटेन किया जाता है यूनिट वैल्यू के बराबर, विद द फ्लोइंग कंडीशन की जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो 1 बार तक रहेगा, और जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की सोल्यूशन में वो 1 मोलर रहेगी। अगर हम बात करें ई सेल की जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, तो वो किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में एनोड तो होता नहीं है, तो ई सेल जो ई कैथोड के ही बराबर रहता है। तो जो ईएमएफ है सेल की, वो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी ये रिप्रेजेंटेशन है जैसे सेल की जाती है उसी तरह से लिखा गया है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पॉजिटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो क्या सिग्निफाई करती है, इजी रिडक्शन को। किसकी इजी रिडक्शन, कॉपर आयन की, देन हाइड्रोजन आयन की। तो जो मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है उसको नीचे देख सकते हो आप, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ देख सकते हो आप -0.76 वोल्ट आ रहा है। जो नेगेटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो सिग्निफाई करता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक को कर रहा है। और इट कैन बी सेड दैट जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, कि जिंक जो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर रहा है। एन इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, अगर इलेक्ट्रोड कोई है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वो 0 से ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे स्टेबल। कब स्टेबल, इसकी अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन के गैस के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 से ज़्यादा है। वेयर एज एन इलेक्ट्रोड विद नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, लेस स्टेबल है इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। उसके बाद दिस डिक्रीजेज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, विच इन टर्न डिक्रीजेज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिससे जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो भी क्या करता है, उस इलेक्ट्रोड का डिक्रीज करना शुरू कर देता है ऑन द लेफ्ट, एंड इंक्रीजेज द रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोड की किस तरफ, राइट साइड में। लेफ्ट में क्या होगा, कम हो जाएगी रिड्यूसिंग पावर, और राइट में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद आता है नर्न्स इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। दिस इक्वेशन वाज नेम्ड आफ्टर ए जर्मन फिजिसिस्ट वाल्थर नर्न्स्ट, उसके नाम पर इस इक्वेशन को नाम दिया गया था। द नर्न्स्ट इक्वेशन एम्पावर्स द एश्योरेंस ऑफ सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। सेल पोटेंशियल को बताता है कब, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड रिलेट्स, और किसको रिलेट करता है, जो मेजर सेल पोटेंशियल होता है किसी रिएक्शन का, टू द क्वोशिएंट, एंड परमिट्स द एग्जैक्ट मेजरमेंट, और जिसकी वजह से हम जो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को आसानी से मेज़र कर पाते हैं। इसके लिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ए प्लस बी भी रिएक्ट करके बना रहा है सी प्लस डी। अगर नरस्ट इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए इस तरह से लिखी जाती है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड वैल्यू है सेल पोटेंशियल की, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। आर यहाँ है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर,
एन तो नंबर काउंट होगा, ठीक है, और एफ है यहाँ फेराडे कांस्टेंट, और नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, क्यू यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखा गया है। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये आता है ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, और अगर हम क्यू की वैल्यू डालें तो क्यू आपको पता है कि किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कैपिटल सी रेज टू पावर सी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन भी तो हैं, और कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए और कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। इन केस ऑफ डैनियल सेल, अगर डैनियल सेल की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। उस केस में अगर एनोड और कैथोड की बात करें तो वहाँ जिंक और कॉपर का यूज़ किया जाता है, कल हम ये इसको स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में। तो ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन टू एफ, उस केस में क्योंकि यहाँ जिंक की जो बैलेंसी है वो 2 होती है तो यहाँ 2 आएगा, नेचुरल लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu 2 पॉजिटिव। दी एबव इक्वेशन इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करती है, जो वैल्यू होगी किसकी, सेल पोटेंशियल की, वो इंक्रीज़ करेगी। कैसे इंक्रीज़ करेगी, अगर कंसंट्रेशन जो है कॉपर आयन की इंक्रीज़ करेगी, और डिक्रीज़ करेगी कंसंट्रेशन किसकी, जिंक की। अगर कॉपर की बढ़ेगी तो जिंक की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। अगर जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट फैराडे कांस्टेंट की टेम्परेचर 298 केल्विन ले लें, तो जो इक्वेशन है ऊपर की वो क्या बन जाती है, ई नोट सेल, ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 नेचुरल लॉग Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आइन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आइन। ये आप देख सकते हो ऊपर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी थी गैस कांस्टेंट वगैरह की, अगर वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसको सॉल्व करके ये बनता है। अच्छा, इफ़ द सर्किट इन डैनियल सेल इज क्लोज, अगर मान लो कि जो सर्किट है डैनियल सेल में वो क्लोज है। आपको पता है डैनियल सेल की रिएक्शन हमने जो ओवरऑल रिएक्शन थी कल स्टडी की थी वो थी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस, तो फॉर्मेशन हुई थी जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस की और कॉपर सॉलिड की। उसका जो डायग्राम था सेल का वो इस तरह से था, नीचे आप देख सकते हो, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, जिंक जो है वो एनोड का काम कर रहा है और कॉपर जो है कैथोड का। जिंक जो इलेक्ट्रोड प्लेट है उसको डिप किया गया जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो कैथोड का काम कर रहा है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इंसर्ट किया गया, और बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और ऊपर आप देख सकते हो इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए एक वायर है जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। बीच में वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा, उसमें एक नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी जिससे हम उस वैल्यू का पता लगाते हैं। तो विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है किसकी, Zn2 पॉजिटिव, कॉमा द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, और जो वोल्टेज है किसकी, वोल्टेज रीडिंग ऑफ द सेल ऑन द वोल्ट मीटर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आफ्टर सम टाइम देयर इज़ नो अल्ट्रेशन, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करेगी, और कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ भी यहाँ चेंज नहीं होगी वैल्यू, यानी कि कंसंट्रेशन जो Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव आयन की उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग जो वो 0 को टेंड कर जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पर जो टाइम है वो इक्विलिब्रियम को रीच करेगा, यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा पूरी रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में। तो जो नरंस्ट इक्वेशन है उस केस में क्या होगी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2F। यहाँ नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया तो आपको पता है तब हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आगे Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अच्छा, आगे हमारे पास बन जाता है, अगर हम यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो आती है 2.303 आर टी अपॉन 2F इक्वल टू लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो ये आपको लॉग के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिख रही हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर हो जाएंगी, और अगर T जो 298 केल्विन जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो जो इक्वेशन है ऊपर की वो बन जाती है ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 की जगह वो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दें 0.059 वोल्ट अपॉन 2 लॉग Kc, और यहाँ ई नोट सेल जो इस केस में 1.1 V के बराबर होती है वोल्ट के। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास लॉग Kc की वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट मल्टीप्लाई 2 अपॉन 0.059 वोल्ट, तो बन जाता है 37.288, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और अगर हम लॉग को हटाएं तो दूसरी तरफ एंटी लॉग आएगा, और एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Kc आता है 2 × 10⁻³ 37 एट 298 केल्विन।
और अगर हम जनरल फॉर्म में स्टडी करना चाहें इसे, तो हमारे पास क्या आता है, ई नोट सेल किसके बराबर होता है 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें एक रिलेशनशिप बता रही है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल के बीच में, इन विच दैट रिएक्शन, जिसके बीच में रिएक्शन चल रही है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का, डिफ़िकल्ट टू मेज़र, अदरवाइज हम ऐसे अगर मेज़र करना चाहें तो ईजिली हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ई नोट वैल्यू जो है सेल की वो पता होनी चाहिए, तभी हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाकी तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू उनको तो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, नहीं तो ई नोट सेल के बिना पर हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लो यहाँ दिया है कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, EMF निकालनी सेल की, इन विच ऑफ द फ्लाइंग रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन दे रखी है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी साथ में दी हुई है, और यहाँ ई नोट सेल जो वो दे रखा है 1.05 वोल्ट के बराबर। अगर हम नरन्स इक्वेशन की यूज़ करें तो ई सेल किसके बराबर होता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग निकल 2 पॉजिटिव, ये थोड़ा पौन एनोड आता है ना, जो हमेशा राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड रिएक्शन लिखी जाती है, तो निकल 2 पॉजिटिव अपॉन AC पॉजिटिव, और 2 आ गया तो स्टोइकियोमेट्रिक को पावर में चल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो निकल की भी कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे रखी है, और जो दूसरा सिल्वर है उसकी भी दे रखी हुई है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 1.05 माइनस 0.02955 देन log 4 इंटू 10⁻⁴ ये आता है। तो अगर आपको याद हो तो log में मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, अगर मल्टीप्लाई लगा तो log को आप प्लस लगा के लिख सकते हैं। प्लस लगा के लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, log 10,000 जो 10⁻⁴ है उसको लिखा है 10,000 प्लस log 4। ठीक, जो log 10,000 उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 4 होती है, और log 4 की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर तो होती है 0.6021। ये आप log टेबल का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस पूरी टर्म को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 0.914 वोल्ट। यानी कि अगर बात की जाए तो आज हमने जो स्टडी की है टॉपिक वो किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जो आपने प्रीवियस ईयर में भी +1 क्लास में भी रेडॉक्स सेक्शन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म नरन्स इक्वेशन के बारे में स्टडी किया, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाली हैं। तो यही सब आज हमारा लेक्चर था। तो कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे के कंसेप्ट, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में, कुछ एक बैटरीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।